हाँ जी, ये सब हटा दो यार, ये उसको वहां रख दे, ये भी एक काम कर, ये सब भी हटा दे यार, क्या सब यहाँ रखा। ये चिट्ठी खा के खत्म कर यार। हाँ ये भी तो हाँ हटा उसको, ये भी हटा दे, ये भी हटा दे सामने ले, ठीक है मास्क। हाँ जी, ठीक है, मैं देखे आना, उनको बोल देना कि थोड़ा गर्म पानी क्या ये मत हटा देना। ये देखिए बिजनेस की रंग बिरंगी डेफिनेशन जो हमने कल डिस्कस की थी आपके सामने है, कुछ रंग बिरंगी डेफिनेशंस। गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, ये सारी बातें हम बाद में करेंगे। कंसिडरेशन ना, अब हम बात करेंगे कंसिडरेशन का भी एक पॉइंट आएगा अपने पास में। कंसिडरेशंस में एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं, ये हमने बात किया। एक्शनेबल क्लेम्स क्या होते हैं मनी क्या होती है, ये भी हमने बात कर लिया। हाँ जी, अब थोड़ा सा वो अभी बात कर लेंगे, ठीक है। सारी बातें हम डिस्कस करेंगे। अब बाकी जो जहां पे जो डेफिनेशंस आनी है वो हम डिस्कस करेंगे, डोंट यू वरी अबाउट दिस थिंग। बट अभी के लिए हम बात कर रहे हैं सेक्शन 7 की, द हार्ट बीट ऑफ जीएसटी, सेक्शन 7 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की बात करता है। देखिए यहाँ पे अब जो हम कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की बात करेंगे, सो माय डियर फ्रेंड्स प्लीज बी अवेयर अबाउट दिस थिंग। ये किसकी बात करता है साहब? कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की बात करता है। अरे अपन अच्छा नहीं तो एक बार डेरी किया था। हाँ जी, अगर मैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की बात कहूं, कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की बात कहूं तो ऐसी कंडीशन में देखिएगा क्या होगा आपका कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई क्या है। तो इसमें सेक्शन 7 है, हम सेक्शन 7 की बात करेंगे। और सेक्शन 7 जो का बात कहेगा वो सेक्शन 7 किसकी बात करेगा? सेक्शन 7 अगेन कुछ सब सेक्शंस और पैराज में बटा हुआ है। तो ये देखें, अगर सेक्शन 7 का सब सेक्शन 1 क्या कहता है, क्लॉज 1 है, क्लॉज ए है। पहले हम बात करेंगे सेक्शन 7। देखिए एक मिनट, एक्सेल ओपन हो रहा है प्लीज, आज थोड़ा सा लेट हो गया है क्लास, कोई बात नहीं, कैच लेंगे। हाँ जी, डेट क्या है? 8 सितंबर ट्यूसडे। चलिए, और हम बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई, गाइस कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई की बात करेंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सप्लाई का मतलब क्या है जरा देखेंगे, चेक करेंगे। इसकी बहुत सारी बातें हम आज करेंगे यहाँ पे। देखिए ये तो आपको पता है कि जीएसटी किस पे लगता है? जीएसटी लगता है सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगता है। गुड्स एंड सर्विसेज पे तो लगता है, लेकिन कब लगता है? जब उस गुड्स और सर्विस की क्या होती है? सप्लाई होती है। तो यहाँ पे एक सप्लाई, देखिए जीएसटी लगता है किस पे? ऑन सप्लाई, ऑन सप्लाई ऑफ, किस किस का सप्लाई हो सकता है? या तो गुड्स का हो सकता है, या किसका हो सकता है? सर्विसेज का हो सकता है, या किसका हो सकता है? और बोथ, दोनों का एक साथ हो सकता है। समझ में आ रही है चीज? तो यहां पे हम बात करेंगे कोई कोई। अब देखिए, अब हम यहाँ पे गुड्स की हमने डेफिनेशन देखी, सर्विस की हमने डेफिनेशन देखी। आज हम बात करते हैं, और जीएसटी क्या है ये भी हमने देख लिया। आज हम बात करेंगे किसकी? सप्लाई। सप्लाई कौन सी सप्लाई पे? कौन सी सप्लाई पे जीएसटी लगता है? मैडम जी समझ में आ रहा है हम क्या बात करने वाले? कौन सी सप्लाई पे जीएसटी लगता है, लगने वाला है? उस सप्लाई की हम बात कर रहे हैं। क्या हर सप्लाई पे लगता है क्या? नहीं साहब, अब जो हम सेक्शन 7 पढ़ेंगे उसकी सप्लाई पे ही क्या लगेगा? जीएसटी लगेगा। हाँ जी,
चार्जिंग, इसका सेक्शन जो है मदमस्त सेक्शन है, सेक्शन 7। क्या नींद नहीं आई क्या आपको रात? सेक्शन 7, इसका जो सेक्शन है चार्जिंग सेक्शन है सेक्शन 7 ऑफ किसका भैया? CGST एक्ट, CGST एक्ट 2017। क्लियर? क्या कहता ये CGST एक्ट 2017 के अंदर सेक्शन 7 है, वो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, हर पार्ट अपने आप में इंपॉर्टेंस रखता है सर। क्लियर? और तो उन सब की बातें हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, हो गया। नाचो नाचो, नाचना तेरे को। हाँ जी, हाँ जी। तो यहाँ पे देखें सब सेक्शन का सब सेक्शन 1 हम देख रहे हैं, और सब सेक्शन 1 के अंदर उसका पहला क्लॉज पढ़ रहे हैं, क्लॉज ए। समझ में आती बात? मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, मीनिंग एंड स्कोप ऑफ सप्लाई, ये सेक्शन 7 कहता है कि कौन कौन सी सप्लाई जीएसटी के अंदर इंक्लूड है। बात समझ में आती है सर? तो यहां पे पहला बात कहता है ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। समझ में आ रही बात? ये कहता है किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई हो, सर्विसेज की, गुड्स की, या दोनों की, किसी भी तरह की कोई भी सप्लाई है वो शामिल है इसमें। लेकिन आगे इसने एक्सप्लेनेशन कर दिया, सच एज, ले भैया गोला घूमता नजर आ रहा तुमको? ये देखो, ये देखो, अभी अभी तुम सच एज, हाँ जी, सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज। ओहो, सभी लोग बोलेंगे अपने अपने साथ में, घर घर में जहां भी बैठे हैं, तो आप सब लोग जहां बैठे हैं, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए consideration by a person in the course or furtherance of business। यहां पे अगर हम बात कहें तो इसकी डेफिनेशन में इसको हम थोड़ा टुकड़ों में तोड़ तोड़ के हमें लिखना पड़ेगा। ये कम वक्त है क्या? अरे उड़ जा भैया, उड़ता पंजा। ओ हाँ, ये आपने केस, अरे हाँ एक केस स्टडी दी थी यार मैंने कल। दी थी सेकंड वाली। हाँ जी, किया था तुम लोगों ने, किया था नहीं किया था? नहीं किया था। लोग गलत समझाएंगे, गला बात मत कर, रेस्ट पे रेस्ट। ये सारी घटनाक्रम तेरे साथ ही क्यों होती है? ये रसा, हाँ जी, देखिए क्या कह रहा है ये सेक्शन 7(1) क्या कहता है? सप्लाई इंक्लूड्स, उसमें एक क्लॉज क्या कहता है? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। समझ में आ रही है बात? हाँ जी, जिसमें क्या क्या इंक्लूड कर दिया गया? सी सेल, ट्रांसफर, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। क्या? कौन सा नोट्स? अरे वो तो बहुत लंबी हो गई उस नोट्स में। हाँ जी,
तो देखिए इसमें हमने क्या क्या कहा, ऑल फॉर्म ऑफ द सप्लाई ऑफ द गुड्स, समझ आ रही बात, जिसमें क्या क्या इंक्लूड है ये, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल, और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड, और डिस्पोजल मेड और agreed to be made. हाँ, for a consideration by a person in the course of furtherance of business. ये क्या कहता है, सबसे पहली मुद्दे की बात यहां पे अगर बात करें तो कौन सी चीज सबसे जरूरी है, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या, कि भैया आपने ये सारी बातें की है, आपने ऊपर सारी बातें की है, ये सारी बातें किसके लिए होनी चाहिए, बिजनेस के लिए होनी चाहिए। और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब या तो बिजनेस के अंदर होनी चाहिए या बिजनेस के लिए ये होनी चाहिए। समझ में आ रही है बात, या तो बिजनेस में हो रही है आपके पास या बिजनेस के लिए हो रही है। मेरी बात समझ में आती है आपको? तो यहां पे जैसे अब सप्लाई के अंदर क्या क्या इंक्लूड है, सेल, सेल का मतलब हमें पता है, हमने पढ़ा है सेल का मतलब, कैपिटल गेन में जो सेल हमने पढ़ा था ये वहां से उठाया गया, कैपिटल गेन से उठाया गया। समझ में आ रही बात, नहीं आई बात? हाँ जी। सेल, ट्रांसफर, ट्रांसफर का मतलब क्या होता है ये भी पता है हमने, अगर किसी को ट्रांसफर, सेल का मतलब पता है ना, व्हाट व्हेन वी आर सेलिंग द गुड्स, ट्रांसफर। उसके बाद में क्या है आपके पास में, बार्टर, बार्टर का मतलब क्या होता है, गुड्स के बदले में गुड, उसका दूसरा नाम क्या है, एक्सचेंज, तो एक्सचेंज, लाइसेंस, किसी को रेंट पे दे रहे हैं, कोई लीज है, किसी एसेट्स को हम डिस्पोज कर रहे हैं, डिस्पोज करने की एसेट्स को भी हम क्या किस में काउंट कर लेते हैं, सप्लाई में काउंट कर लेते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो कल बिजनेस के अंदर ऐसी कोई एक्टिविटी जो कि क्लोजर ऑफ द बिजनेस में करी जाती है उसको हम बिजनेस में शामिल करते थे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपका बिजनेस क्लोज हो रहा है, आप एसेट्स को सेल आउट कर रहे हैं, डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं, क्या हो जाएगा उस पे, वो सप्लाई मान ली जाएगी। और यहां पे समझ में आती है बात, मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो आपने वो सप्लाई, या तो ये आपने सेल कर लिया, ट्रांसफर कर लिया, बार्टर कर लिया, एक्सचेंज कर लिया, लाइसेंस कर लिया, रेंटल कर लिया, लीज कर लिया, डिस्पोज कर दिया, या आपने करने का वादा कर लिया। मेड और एग्रीड टू बी मेड, या तो आपने कर दिया या आपने करने के लिए उससे वादा कर लिया। ये वादा रहा सनम, हम ना तोड़ेंगे। हाँ जी, फॉर ए कंसिडरेशन, लेकिन वो किसका, वो आप किसके लिए कर रहे हैं, ये सारी चीजें किसके लिए कर रहे हैं, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं बाबू, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं। और कंसिडरेशन तो ये सारी चीजें एक साथ होनी चाहिए, कंसिडरेशन कर रहे हैं, कंसिडरेशन के लिए कर रहे हैं, और इन द कोर्स और फर्दरेंस और बिजनेस में कर रहे हैं। यानी बिजनेस, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं, अब समझिए इसको रिवर्स करते हैं, आप कोई बिजनेस चला रहे हैं और उस बिजनेस के अंदर या बिजनेस के लिए आपने सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज ये सब किया है और कंसिडरेशन के बदले में किया है या करने का वादा किया है। अब ये वादे पे कैसे होगा, जैसे सपोज कीजिएगा आप एक बिजनेसमैन है, आपने कहा ठीक है मैं आप एक बिजनेसमैन है, आप आईफोन का बिजनेस करते हैं और आपने क्या किया, यहाँ पे आपने 50 आप 11 प्रो मैक्स मंगवा रहे हैं और उसके लिए आपने क्या किया, उसके लिए आपने डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ एडवांस दे दिया, एडवांस दे दिया आपने, सपोज 10 लाख रुपए आपने क्या दे दिया, एडवांस दे दिया। अब दोस्त ये जो या 5 लाख रुपए आपने एडवांस दे दिया, एडवांस दिया गया है, अभी एडवांस दिया गया है, उसके अंदर क्या हुआ, आगे वाले ने क्या किया है, एडवांस ले लिया है और उसने क्या सेल, ट्रांसफर, बार्टर, सेल कर दिया क्या, ट्रांसफर कर दिया क्या, नहीं, एग्री टू बी मेड। समझ में आ रहा है, वो एग्री हो गया है,
वो एग्री हो गया है कि यस इन द फ्यूचर पॉइंट ऑफ टाइम मैं आपको इतना गुड्स क्या कर दूंगा, ट्रांसफर कर दूंगा। सो एग्री टू बी मेड, यानी इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली अगर कोई एडवांस मिलता है उस पे भी आपका जीएसटी क्या होता है, एप्लीकेबल होता है। समझ में आ रही है बात? आपने मेरे को फीस दी, सपोज जिसने दी, आपने मेरे को फीस दे दी और आपने एडवांस से फीस दे दी, तो आई एग्रीड टू बी मेड, उस पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा। समझ में आ रही है बात? लेकिन ये किसके कनेक्शन में होना चाहिए, बिजनेस के कनेक्शन में होना चाहिए। ये किसके कनेक्शन में होना चाहिए, बिजनेस के कनेक्शन में होना चाहिए। आपके यहाँ पे आप घर से, आप क्या हुआ, आपको एक सोफा चाहिए, आप मार्केट से सोफा लेके आए, तो उस फर्नीचर वाले ने आपको जो सोफा सेल किया, बताओ वो बिजनेस है उसका या नॉन बिजनेस है, बिजनेस है। आप घर पे लेके आए तो उस पे जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा? कौन चार्ज करेगा? वो शॉपकीपर जीएसटी चार्ज करेगा और हम उसको जीएसटी पे करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हम उसको जीएसटी पे करेंगे। आप लाए सोफा, घर पे रखा, ये रखा, और सोफा आपको महीना भर हुआ और आपको सोफा आपकी आंखों में खटक रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। अब आपने उसको क्या किया, OLX पे डाल दिया और उसको सेल कर दिया। बताइए, सेल हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। ट्रांसफर हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। फॉर ए कंसिडरेशन हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है। लेकिन सप्लाई में आएगा क्या? सेल कंसिडरेशन तो हो रहा है, लेकिन बिजनेस नहीं हो रहा, तो उस पे जीएसटी नहीं लगेगा। अगर ये इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं लिखते ना साहब, तो क्या हो जाती, गिरे। हाँ, समझ में आ गई? एक बिग गिरे हो जाती, एंड हर ट्रांजेक्शन में वो क्या करना पड़ता, जीएसटी देना पड़ता। हाँ जी, अखबार वाला देता, जैसे अखबार साल उस पर एग्जेम्प्ट रहेगा। लेकिन हमने क्या किया, अच्छा हम बुक्स लेके आए, जीएसटी एग्जेम्प्ट है, लेकिन हम बुक्स लेके आए, उस पर जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा? लगेगा साहब। पढ़ने के बाद मैंने उसको सेल आउट कर दिया एज ए किलो के भाव में, बताओ लगेगा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। समझ में आ गई बात? तो जीएसटी किस पे लगेगा, किस पे नहीं लगेगा? ये सेक्शन 7(1) का क्लॉज ए, समझ में आया नहीं आया? तो इसको अगर मैं एनालाइज करता हूं, इसको अगर मैं बात कहता हूं, तो पर्सनल ट्रांजैक्शन पे जीएसटी नहीं लगता। समझ में आ गई बात? तो अगर मैं यहाँ पे बात लिखूं ना जी, क्लॉज ए के हिसाब से, नो जीएसटी ऑन पर्सनल ट्रांजैक्शन, क्लियर है साहब? चलिए, सेक्शन 7(1) उसका क्लॉज ए, ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज, सभी लोग बोले एक बार साथ में, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल। आगे सभी लोग बोले मेड और एग्रीड टू बी मेड। फिर बोले फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। आया समझ में? आया? सिस्टम समझ में आया कि नहीं आया आपको? वन बाय वन ये टकाटक समझ में आना चाहिए। क्लियर है? चलिए, तो ये पहला क्लॉज समझ में आया होगा आपको। बी क्या कहता है ये? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर ए कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहां पे बाबू एक बात कह दी गई, देखिए इंपोर्टेशन, हम कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो इंपोर्ट करते हैं उस पर आईजीएसटी लगता है। इंपोर्ट करते हैं तो उसको क्या मानते हैं, उसको हम इंपोर्ट को हम क्या मानते हैं, इंटर स्टेट मानते हैं। ये ध्यान रखना है आप सबको, अगर आपने ध्यान नहीं दिया है तो कहीं पे ध्यान दे देना। अगर आप कुछ भी इंपोर्ट करते हैं तो उसको हम क्या मानते हैं, उसको हम इंटर स्टेट मानते हैं, उसको हम क्या मानते हैं,
इंटर स्टेट मानते हैं। आगे बात करेंगे, एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आएगा जिसमें रेसिपिएंट टैक्स देता है, ठीक है, वो बात करेंगे। सो इंपोर्ट पे आईजीएसटी लगता है, आप बस ये ध्यान रखें। इंपोर्ट पे क्या है आपका, इंटर स्टेट है, और इंटर स्टेट माना जाएगा, उस पे क्या लगेगा, आईजीएसटी लगेगा। अच्छा बताइए कौन सा आर्टिकल, ये हमने कल कुछ आर्टिकल, कल या परसों में आर्टिकल पढ़ा था जिसमें आईजीएसटी की एप्लीकेबिलिटी थी? 279 था या 6 था? हाँ जी, चेक करें साहब, चेक करें। हाँ जी 279। अरे 246 ये तो यार उसमें था कि सीजीएसटी एसजीएसटी लगता था। हाँ जी, हाँ सॉरी 269, ठीक है, समझ में आ रही है बात। 269A में भैया वो आप उसको पढ़ना, अगर पढ़ोगे तो उसमें लिखा होगा कि अगर आप इंपोर्टेशन है आपका, तो इंपोर्टेशन में क्या करेंगे, उसको हम क्या बोलते हैं, इंटर स्टेट बोलते हैं, और उस पर आईजीएसटी एप्लीकेबल होता है। अच्छा आईजीएसटी अब आपके माइंड में आएगा, साहब हमने तो इंपोर्ट किया है, तो क्या आगे वाला आईजीएसटी पे करेगा क्या? नहीं बेटा, इसमें एक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म आता है। क्या आता है? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। जनरली अगर मैं बात कहूं तो जीएसटी कौन पे करता है? सप्लायर, जो सप्लाई करता है, सप्लायर जीएसटी पे करता है। लेकिन कम वक्त कहीं कहीं जगह पे तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म भी आता है। समझ में आती है चीज? क्लियर है बाबू? अच्छा, हमने सर्विस का इंपोर्टेशन किया, तो बी क्लॉज क्या कहता है? अब यहाँ पे बी क्लॉज कहें। हाँ जी चलिए, यहां तक बात समझ में आती है? नहीं समझ में आप कि अगर कोई आपने सर्विस इंपोर्ट किया है, अगर कोई आपने क्या किया है, सर्विस इंपोर्ट किया है, सपोज कीजिएगा यू हैव इंपोर्टेड एनी सर्विसेज। सर को एग्जांपल देके बताओ ना, अभी बताते हैं। हाँ जी, आपने क्या किया, यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया है, सर्विस को इंपोर्ट किया है। ये आपका क्लॉज कौन सा है बेटा? क्लॉज है ये बी। क्लॉज कौन सा है ये आपका? क्लॉज बी। अच्छा हाँ जी, देखिए मैं एक घर बनवा रहा हूं, तो उस घर की डिजाइन मैं ऑस्ट्रेलिया के किसी आर्किटेक्ट से करवा रहा हूं, वहां से डिजाइन आ रही है। और तो इसका मतलब क्या हो गया, यहां पे अगर मैं बात कहूं तो मैं सर्विस कहां से ले रहा हूं? ऑस्ट्रेलिया से। और वो कहां पे ले रहा हूं? इंडिया में। इट इज कॉल्ड इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। समझ में आ गया? अच्छा, और उसके बदले में मैं वहां पे उसको क्या दे रहा हूं? $10,000 दिए हैं मैंने उस सर्विस के लिए। उस सर्विस के लिए मैंने क्या दिए हैं? $10,000 दिए हैं। तो उस $10,000 के लिए मुझे उसको 10,000 तो देना ही देना है, प्लस मुझे यहाँ पे जीएसटी भी पे करना है। समझ में आ गई बात? उसको 10,000 तो देना ही देना है, प्लस साथ ही साथ मुझे यहाँ पर भी क्या करना है? जीएसटी पे करना है। होप यू अंडरस्टूड। समझ में आती है बात? क्लियर? अच्छा, अब वो वहां जिस ऑस्ट्रेलिया से मैं माइकल से सर्विस ले रहा हूँ, वो माइकल मेरा मित्र है। वो माइकल मेरा क्या है? मित्र है। उसने कहा यार क्या तुझसे लेना, चल कोई नहीं, हम तुझसे सर्विस का कुछ भी पैसा नहीं लेंगे। और उसमें वो सर्विस दे रहा है मुझे, $10,000 की सर्विस दे रहा है, लेकिन उसके बदले में मैं उसको कुछ भी पैसा नहीं दे रहा हूं। बताओ अब जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? अब जीएसटी नहीं आएगा। आप क्लॉज बी ढंग से पढ़ें। इम्पोर्टेड कंसिडरेशन इज फॉर ए कंसिडरेशन। ऊपर भी बात करता है यहाँ पे, फॉर ए कंसिडरेशन।
समझ में आ रही है बात? तो अगर मैं ये सेक्शन 7(1) की बात करता हूं, अगर मैं सेक्शन 7(1) की बात करता हूं, तो 7(1) में अभी तक हमने सेक्शन 7(1) ही तो पढ़ रहे हैं, ऐसे क्या दिख रहा है? 7(1) की बात कर रहा हूं, तो सेक्शन 7(1) में मेरे पास में 2 क्लॉज अभी तक पढ़े, और दोनों ही क्लॉज में क्या है? क्लॉज ए और क्लॉज बी, दोनों में ही जरूरी क्या है? कंसीडरेशन जरूरी है। क्लॉज ए में कहता है कंसीडरेशन होगा, लेकिन उसमें क्लॉज ए में कंसीडरेशन भी जरूरी है और बिजनेस पर्पस भी जरूरी है। क्लॉज ए के अंदर कंसीडरेशन भी जरूरी है और बिजनेस पर्पस भी जरूरी है, और क्लॉज बी में सिर्फ कंसीडरेशन जरूरी है। बिजनेस पर्पस गया डैश डैश लेने, लेकिन यहाँ पे क्या होना जरूरी है भैया? कंसीडरेशन जरूरी है। बात समझ में आती है बच्चा आपको? यस। नाउ कंसीडर, अच्छा, लेकिन क्लॉज बी में सिर्फ एक ही सर्विस के लिए बात की है। कंसिडरेशन। अरे एक ही सर्विस, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस, समझ में आ रही बात? क्लॉज बी स्पेशली किसके लिए है भैया? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज के लिए है, ध्यान रखिए। क्लियर है ये चीज? हाँ जी। अब क्या हुआ? अब भैया यहाँ पे एक, अब वो कह रहा है एक एंड लगा दिया। एंड, ये जो एंड है ना, इसको मैं यहाँ नीचे लिख देता हूं। ध्यान रहे साहब, ये एंड बड़ा खतरनाक है। अब एंड में एक नया वर्ड लगा था, पिछली बार ही लगा है ये, और इसमें एक क्लॉज सी को एंटर किया गया। आओ भैया जी आओ, एक क्लॉज सी को एंटर किया गया। जिंदगी, हाँ जी, एक क्लॉज सी को एंटर किया गया, और क्लॉज सी में क्या था साहब? The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without a consideration। क्या मतलब होता है? ये कुछ एक्टिविटी की बात करता है। कौन सी एक्टिविटी हमें नहीं पता। एक्टिविटी मेंशन इन शेड्यूल 1, आगे हम शेड्यूल 1 पढ़ेंगे, चिंता ना करें, ठीक है? उस शेड्यूल 1 के अंदर जो भी एक्टिविटी दे रखी है, वो सारी की सारी किस में आएगी? सप्लाई में आएगी। वो सारी की सारी किस में आएगी? सप्लाई में आएगी, भले ही उसके अंदर कंसिडरेशन नहीं हो। समझ में आती है बात? आप समझो बालिके, इसमें जस्ट एक बात कर रहा हूं मैं, बहुत ही खतरनाक चीज है भैया ये। हाँ जी, the activities specified in schedule 1 made or agreed to be made without a consideration। हाँ जी, किसमें एक्टिविटी किसमें मेंशन होनी चाहिए भैया? आपकी शेड्यूल 1 में मेंशन होना चाहिए साहब, ठीक है? और वो भले ही किस क्या हो सकती है आपकी? विदाउट ए कंसिडरेशन हो सकती है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, तो इस पे से अगर सपोज कीजिएगा, अगर कोई मैंने कंसिडरेशन से काम किया है, कोई मैंने क्या किया है? कंसिडरेशन देके काम किया है, मैं किसी को पढ़ा रहा हूं और उससे फीस ले रहा हूं, बताओ मुझे क्लॉज ए बी सी में से क्या देखना चाहिए? ए। समझ में आ गया? हाँ हाँ, कंसिडरेशन देखते ही कहा आना चाहिए आपका? ए या बी? ए देखना चाहिए। समझ में आई बात? बी तो सिर्फ कब आएगा? एक बाहर से, बहुत रेयर केसेस में ये आता है, ठीक है? लेकिन जहां पर भी आता है ना बड़ा, ये बी जहां पे भी आता है ना, बहुत बड़ा अमाउंट लेके आता है। एक चीज बताइए, अब कुछ भी बाहर से कोई सर्विस लेनी है, छोटे मोटे लोग तो लेंगे नहीं, आप और हम तो लेने से रहे, ठीक है? तो अब यहाँ पे तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? आप हम तो लेने से रहे, तो बड़े बड़े लोग ये सर्विसेज लेते हैं और बड़ा बड़ा मोटा पैसा जाता है साहब, और मोटा पैसा जाता है, उस पे मोटा जीएसटी आता है, हाईएस्ट रेट लग जाती है, कभी कभी 28% के हिसाब से ठोक देते हैं उसको। समझ में आ रही है ये बात?
क्लियर है ये चीज? चलिए, उसके बाद में अब यहाँ पे, अच्छा, मैंने किसी को फ्री में पढ़ाया, अब ये सप्लाई है या नहीं है, इसके लिए जीएसटी लगेगा या नहीं लगेगा, कहाँ क्या देखना पड़ेगा मुझे? यस, ए बी सी में देखना, सी देखना पड़ेगा, और सी के अंदर गया तो उसके अंदर क्या है? शेड्यूल 1 है, तो मैं शेड्यूल 1 में चेक करूंगा, चेक करूंगा कि साहब शेड्यूल 1 में ये सारी चीजें मेंशन है या नहीं है। आई बात समझ में आई आपको? चलिए, हाँ जी, तो अब हम बात करते हैं शेड्यूल। क्या चली गई? स्क्रीन चली गई? एक मिनट। अरे यार, कहाँ से आती है स्क्रीन? बार बार जाती क्यों? हाँ जी, अब देखिए यहाँ पे, अगर यहाँ पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा, दिख रहा है आपको? देखिए कितना खींचा है इसको, मतलब खींचने की भी इंतहा होती है। ये देखिए, मैंने अपने फॉर्म, देखिए सेक्शन 7 को और बड़ा करना हो, सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन। समझ में आ रहा है बात? बाय ए पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। समझ में आता है? छप जाना चाहिए, ये छप जाना चाहिए। तो इसका एनालिसिस हम देखते हैं। अब देखो सर, ये क्या, वो तो बता दिया ना, नहीं बेटा ये भी पढ़। तो कोई भी चीज उस पे जीएसटी लगे। अभी वापस हम किस पे आए? किस पे आए? हाँ जी, कौन? हाँ जी, तो इन द, अब यहाँ पे सेक्शन, वापस हम किसको देख रहे हैं? सेक्शन 7(1) के क्लॉज ए को ही देख रहे हैं। द सप्लाई इन्वॉल्व सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ। पहला पॉइंट समझ में आता है, कंसिडरेशन। और क्या है? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। और क्या भैया, कहाँ होना चाहिए ये? इंडिया के अंदर होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए, और एक पर्सन के द्वारा की जानी चाहिए। टैक्सेबल पर्सन क्या है, विल डिस्कस, अपन बातें करेंगे। चलिए, तो पहला पॉइंट क्या हो गया? देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन इन द रिटर्न। समझ में आ रहा है चीज? देयर मस्ट बी ए कंसिडरेशन इन रिटर्न। क्लियर है? चलिए, केस स्टडी तुमको दें आती है क्या एग्जाम में? एग्जाम में केस स्टडी ही आती है। हमारा आती है। आपको केस स्टडी दे देंगे, और उसके बेसिस पे क्या कर लेंगे भैया? उसके बेसिस पे क्या कर लेंगे? तो कर लेंगे कि वो दे दो आप। हमारे भी आएंगे। एबीसीडी में केस स्टडी आ जाएगी, और कह देंगे अब लो इसके बेसिस पे दो। हाँ जी, अच्छा, अब देखिए, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कंसिडरेशन की। अब हम किसकी बात करेंगे? कंसिडरेशन की बात करेंगे, क्योंकि कंसिडरेशन आया था ना, अपन कंसिडरेशन पढ़ा था। कंसिडरेशन की बात करते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है कंसिडरेशन की। किसकी बात करेंगे हम यहाँ पे? कंसिडरेशन। 31 रुपए का लिफाफा दिया है हमने किसी की शादी में। 31 रुपए का लिफाफा दिया है हमने किसी की शादी में, तो खाना खाने का कंसिडरेशन कितना हो गया? 31 रुपया। सस्ता ही है ना यार? 231, सेक्शन 231। समझ में आ रही बात? हाँ जी, नहीं, इस 7 को अलग, 7, हाँ इसी के नीचे लिख दो ना, कंसिडरेशन। ये आपको एक काम करो भैया, एक डेड पेज छोड़ दो, एक और पेज, 2 पेज छोड़ दो एक बार। सेक्शन 7(1) अपन एक साथ लिख देंगे उसमें, ठीक है? हाँ, 2 पेज छोड़ दो, और उसके बाद में लिखना है कंसिडरेशन। इसके बाद छोड़ दो।
आते हाँ, तो ये छोड़ दो ना, ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, उसके बाद जाओ, दो पेज छोड़ दो एक तरह से, उसके बाद लिख लेना. Now consideration in relation to supply of the goods or services or both include any payment made or to be made, whether in money or otherwise, in respect of, in response to, or for the inducement. अब inducement word क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे. For the inducement of the supply of goods or service or both, whether by recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the government. समझ में आती है बात. चलिए सेकंड पॉइंट क्या कहता है ये. The monetary value of any act or forbearance in respect of, in response to, or for the inducement of the supply of goods or services or both, whether by the recipient or by any other person, but shall not include any subsidy given by the central government, provided that a deposit given in respect of supply of goods or services or both shall not be considered as payment made for such supply, unless supplier applies such deposit as consideration for said supply. क्या मतलब? अब यहाँ का कंसिडरेशन का मीनिंग भी समझना पड़ेगा अपने को. सिंपल परिभाषा में अगर मैं बात कहूं तो कंसिडरेशन का मीनिंग क्या है. कंसिडरेशन का मीनिंग है भैया, आपने किसी को कुछ काम करने के लिए पैसा दिया है, आपने किसी को कुछ काम करने के लिए पैसा दिया, आपने कुछ सामान खरीदने के लिए पैसा दिया, आपने जिसको पैसा दिया है, अब चाहे तो वो आपको सामान दे या वह किसी और से सामान दिलवाए. समझ में आ रही है? चाहे तो वह आपको सर्विस दे या वह किसी और से सर्विस दिलवाए, आपका वह कंसिडरेशन है. आपने पेमेंट मुझको किया, सर इंटर का पेमेंट सपोज कीजिएगा आपने मेरे को किया, और आपको पढ़ाने के लिए कौन आ रहे हैं, आपको पढ़ाने के लिए सपोज और लोग भी पढ़ा रहे हैं, आपके दूसरे सर भी पढ़ा रहे हैं. तो मुझे एक चीज बताइए, अब आप यहाँ पे बताइएगा, आपने कंसिडरेशन किसको पे किया है? आपने कंसिडरेशन भाविशा इंस्टीट्यूट में पे किया है. तो यहाँ पे उस कंसिडरेशन का रिसिपिएंट कौन हो गया? भाविशा इंस्टीट्यूट. आप सर्विस किससे ले रहे हैं? भाविशा इंस्टीट्यूट से सर्विस ले रहे हैं. ध्यान रहे, आप इंडिविजुअल टीचर से सर्विस नहीं ले रहे. मेरी बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे जीएसटी की पेमेंट की लायबिलिटी किसके ऊपर आएगी? भाविशा के ऊपर आएगी. समझ में आती है? अब थोड़ी सी मैच्योरिटी बड़ी हो तो इसको मैं और एग्जांपल को आगे ले जाता हूं. भाविशा इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? वह सर्विस दे रहा है, अपने स्टूडेंट को सर्विस दे रहा है. आउटपुट सर्विस. क्या हो गया ये? आउटपुट सर्विस. और यह सर्विस देने के लिए वह और टीचर से भी सर्विस ले रहा है. इनपुट सर्विस. आया समझ में? आया? अब और टीचर अब यहाँ पे तो अगर मैं बात कहूं, देखिए अगर मैं भाविशा को अगर बीच में रखता हूं, एक तरफ स्टूडेंट है और एक तरफ टीचर है और बीच में इंस्टीट्यूट खड़ा है, तो इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है? इंस्टीट्यूट क्या कर रहा है बेटा? इंस्टीट्यूट किसको सर्विस दे रहा है? स्टूडेंट्स को सर्विस दे रहा है. और वो सर्विस किससे ले रहा है? अदर टीचर से सर्विस ले रहा है. तो समझ में आ गया? तो सर्विस हो सकता है रिसिपिएंट के द्वारा हो या किसी अदर पर्सन के द्वारा हो. बात समझ में आती है नहीं आती है? आप हेयर कटिंग करवाने के लिए जाते हैं, तो वहां पे ब्यूटी पार्लर पे अगर आप कुछ भी करवाने के लिए जाते हैं तो वहां पे सैलून में वो आदमी रखे हुए होते हैं वहां पे. ठीक है, तो ओनर सपोज कैश गल्ले पे बैठा, उसको पेमेंट कर दिया, वो बाल काटता है क्या? कोई भी काटे, वो काटे चाहे दूसरे काटे तो भी आप पेमेंट तो उन्हीं को देते हैं. या सीट पे देते हैं, जिसने क्या बोला तू ले ले भैया. ऐसा नहीं होता. समझ में आ रही बात? आप ऐसा कह देंगे नहीं सर, ये फीस तो मैं उनको दूंगा, ये 4000 उनको दूंगा, 2000 उनको दूंगा, 2000 1000 सबको दूंगा, सब लाइन में आ जाओ. ऐसा होगा क्या? नहीं साहब, ऐसा नहीं. हाँ जी, समझ में आ रही है बात? चलिए अब यहाँ पे कुछ बातें और करेंगे. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन देखते हैं.
हाँ जी, सो अभी अभी लिखेंगे कंसिडरेशन लिखेंगे। दोस्त आई थिंक मुझे ये नोट्स प्रोवाइड कराने पड़ेंगे क्योंकि इतनी सारी बातें। हाँ जी, तो लिखना नहीं। नहीं लिखो जितना हो सके उतना तो लिखो। जैसे सेक्शन 231 किसका है ये? कंसिडरेशन का है, ठीक है। तो कंसिडरेशन वो लिख दिया, उसके अंदर हमने ये सारी बातें हमने हैं, ये जो भी बातें हम करेंगे उसको हमने एक लाइन में 2 लाइन में लिख दी। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ पे भी एक्सप्लेनेशन। One of the essential conditions for the supply of goods or services to fall within the ambit of the GST is that a supply is made for consideration. However, consideration does not mean always money. समझ में आती बात? समझ में आती बात? It covers anything which might be possible done, given, or made in exchange for something. Further, a consideration need not always flow from the recipient of the supply. It can made by the third party. समझ में आती है जैसे हमने जो बात कही. Okay. The term consideration has been defined under CGST Act and has been summarized in the following diagram. एक और diagram तुम्हारे लिए दिया गया. अच्छा, इससे पहले for the inducement एक आया है, for the inducement, और एक नीचे देखते हैं एक्ट और फॉरबियरेंस. एक्ट और फॉरबियरेंस. एक्ट और फॉरबियरेंस का मतलब समझते हैं. नीचे ये बात कह रहा है द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस. देखिए ऊपर इसको कंसिडरेशन को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया. पहले पार्ट में तो मॉनेटरी वैल्यू को डिवाइड किया. पहले पार्ट में तो मनी को लिया गया. पहले पार्ट में तो क्या लिया गया? मनी को लिया गया. एनी पेमेंट मेड, एनी पेमेंट मेड. तो आप इसमें पेमेंट कर रहे हो. आप इसमें क्या कर रहे हो? पेमेंट कर रहे हो. कैश दे रहे हो, चाहे आपने 50,000 दिया, 10,000 दिया, जो भी दिया आप, वो किसी फॉर्म में भी दिया, आप क्या दे रहे हैं साहब? कैश दे रहे हैं. समझ में आ रही बात? दूसरे फॉर्म में कैश नहीं दे रहे. क्या है? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट. अब मुझे एक चीज बताइए, थोड़ा इसको और समझेंगे. द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट. एक एग्जांपल लेता हूं साहब. तू मेरी खुजा मैं तेरी खुजाऊं, हो गया दोनों का काम. कैसे? हाँ मतलब ही तो बता रहा हूं. तो अब यहां पे देखिए, मान लेते हैं कि एक मूवी, कोई हीरो हीरोइन का नाम बताओ. दीपिका पादुकोण, रणवीर सिंह, रणवीर कपूर, जो भी. सुशांत तो मर गया यार, क्या अभी उसको लेके रो रही है अभी तक? अब थोड़ी आएगा वो. हाँ जी. तो यहाँ पे अगर मैं, चलिए अपन तो, एक है करीना कपूर. हाँ जी. अब देखिए समझिएगा, 2 लोग हैं, 2 लोग मूवी बना रहे हैं. इधर है, इधर एक मूवी बना रही है, सपोज कीजिएगा करीना कपूर मूवी बना रही है, और इधर क्या है, एक दीपिका पादुकोण भी क्या बना रही है? मूवी बना रही है. दोनों की अलग अलग मूवीज है, दोनों का अपना अपना प्रोडक्शन हाउस है, दोनों मूवी बना रहे हैं. लेकिन दोनों अपनी मूवी में एक आइटम डांस रखना चाहते हैं. दोनों अपनी मूवी में क्या रखना चाहते हैं? आइटम डांस रखना चाहते हैं. हाँ, नचाले नचाले मुझको नचाले. ठीक है, आइटम डांस का टाइटल सॉन्ग है, नचाले नचाले मुझको नचाले, जैसा तू बोलेगी वैसे मैं नाचूंगी, नचाले नचाले मुझको नचाले. ठीक है, ये टाइटल सॉन्ग है उसका. अब इसमें क्या हुआ? अच्छा साहब, तो अब जो आइटम डांस करना है उसको हीरोइन को नहीं करना है. अब करीना कपूर जो बना रही है, पिक्चर बना रही है, उसमें करीना कपूर खुद डांस मतलब करीना कपूर खुद हीरोइन है, उधर दीपिका खुद हीरोइन है. दोनों के समझ में आ रहा है? अब आइटम डांस करना है साहब. दोनों बैठी हैं, कह रहे हैं कि नचाले नचाले तू मुझको नचाले, तेरी अखियों से मुझे नचाले, इस तरह से जो बात हो रही है. तो अब इस टाइप सॉन्ग है, मैंने लिखा है. हाँ जी. सो यहाँ पे अब क्या हो, दोनों जब मिले तो इन्होंने आपस में क्या बोला कि देख, तू मेरी फिल्म में आइटम सॉन्ग कर ले, मैं तेरी फिल्म में आइटम सॉन्ग कर लेता हूँ. बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो ये क्या हो गया? द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस का मतलब क्या हो गया? आपस में एक दूसरे की आपस एक्सचेंज ऑफ द एक्ट. समझ में आती है चीज? नहीं आई समझ में? ये तो बहुत समझ में आई होगी. ठीक है, गर्ल्स के लिए मैं गर्ल्स के लिए मैं हीरोज का नाम ले लेता हूँ. बताइए, एक है सलमान खान. हाँ, एक है सलमान खान, और एक कौन सा नाम लेते हैं भैया? एक इसका नाम ले लेते हैं सुशांत सिंह.
एनीवे वो तो मर गया यार, वो तो चलो कोई नहीं। तो अगर मेरी बात समझ में आई ना कि तू मेरी मूवी में काम कर ले, मैं तेरी मूवी में ये काम कर लेता हूं और इसके बदले में कुछ पैसा भी नहीं लगेगा। तो ऐसी कंडीशन में अब जीएसटी वाले सामने खड़े हैं, कर ले बेटा कर ले, तू क्या सोच रहा है कि जीएसटी नहीं लगेगा, कर ले कर ले। और वो जो ये आपस में नाचने वाले ना, ये मन ही मन खुश हो रहे हैं, अरे पैसा तो आया नहीं है, हमने ना किसी को पैसा दिया ना किसी को से पैसा लिया, तो इस पे जीएसटी तो एप्लीकेबल होगा ही नहीं। लेकिन ये जीएसटी वाले क्या कहते हैं, नचाले नचाले तू मुझको नचाले, अरे बाबू तुमको नचाने के लिए तो मैं यहाँ खड़ा हूं, नाच लो एक दूसरे के इशारे पे नाच लो, फिर मेरी बारी आएगी। बात समझ में आती कि नहीं आती है? तो यहाँ पे क्या होगा, वो मॉनेटरी वैल्यू, अगर करीना कपूर किसी और मूवी में डांस करती तो उसका क्या वैल्यू होता, अगर दीपिका पादुकोण किसी और मूवी में डांस करती तो उसका क्या वैल्यू होता, उसका वैल्यू निकालते हैं और उस पर जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी आएगी, उस पर जीएसटी का पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आती है नहीं आती? तो फॉर द क्या है, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट फॉर बियरेंस। समझ में आया आपको? समझ में आया? Yes, sir. हाँ जी, चलिए अब देखिए ये कंसिडरेशंस की बात यहाँ पे एक छोटे से चार्ट के रूप में आपको समझाई गई। पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई, समझ में आती बात? अच्छा, और क्या आपका देखिए, पेमेंट इन मनी, पेमेंट इन मनी और अदरवाइज फॉर द सप्लाई। दूसरा पॉइंट, दूसरा यहाँ पे क्या लिखा है देखो, मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट और फॉरबेरेंस फॉर, समझ में आ गया? बाय द, अच्छा पेमेंट किसके द्वारा किया जा रहा है, बाय द रिसिपिएंट ऑफ सप्लायर, बाय द रिसिपिएंट ऑफ सर्विस या गुड्स या थर्ड पार्टी। समझ में आती है बात? अब जैसे आप मुझे पेमेंट लाके दे रहे हो, क्या ये पेमेंट आप कर रहे हो क्या? No, sir. आपके पेरेंट्स मुझको कर रहे हैं, समझ में आ रही है? आपके पेरेंट्स मुझको कर रहे हैं और इस पे रिसिपिएंट कोई थर्ड पार्टी है। बात समझ में आती है? दोनों देखें आप दोनों चीजें देखें। अगर मैं पेमेंट करने वाले की साइड से देखूं तो पेमेंट कोई थर्ड पार्टी भी कर सकता है, और सर्विस प्रोवाइडर की साइड से देखूं तो सर्विस प्रोवाइडर भी थर्ड पार्टी दे सकता है। मेरी बात समझ में आ रही है? क्लियर है? हाँ जी। थर्ड पार्टी कैसे करना? थर्ड पार्टी आप पिताजी हैं तो आप सर्विस तो आप ले रहे हैं मुझसे पढ़ने, आपके पिताजी आ रहे हैं क्या रोज पढ़ने के लिए? हाँ हाँ जी, समझ में आया ये चीज? तो पेमेंट इज बाय द थर्ड पार्टी, मतलब माना आपका रिश्ता है उनका, लेकिन यहाँ के लिए क्या है, एक थर्ड पार्टी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई सब्सिडी वगैरह भी, कोई आपकी फीस सपोज करो किसी, जैसे किसी की इंस्टीट्यूट की फीस किसी ने भर दी, चलिए खैर आया, समझ में आया ये चीज आपको? चलिए अब इस पे भी केस स्टडी है साहब। न चाले आइए, अब हम एक एक वर्ड को, हाँ जी, क्योंकि आपने देखा होगा सेक्शन, सर आपने सेक्शन 7(1) तो यहाँ पे तो इतना निपटा दिया ना सर, ये यहीं पे निपटा दिया, फिर इतना क्यों करना पड़ेगा? अब क्या है ये, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, मैंने बोला क्या है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब ये फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मीनिंग क्या होता है, आइए जरा देखें। फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, देखिए सप्लाई शुड बी, यहां से पढ़ना बेटा एक बार, पढ़ बालिके पढ़, Supply should be in the course or furtherance of धीरे business. बोल रही है तू, जोर से पढ़। Supply should be in the course or furtherance of business. For it to qualify as supply, it is essential that the same is in the course or furtherance of business. This implies that any supply of goods and or services by a business entity would be liable to tax so long as it is in the course or furtherance of business. बार बार वही कह रहा है, क्या कह रहा है भैया कि कुल मिला के क्या है, कोर्स और फर्दरेंस ऑफ, कोई ये होना चाहिए। समझ में आ रही बात? अब फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या है देखते हैं। Activity involving innovative ideas for expanding business like research and development, mergers, acquisition, etc. would be in the furtherance of business. For example, hiring consultants to advise upon expansion in new areas, etc. is in the furtherance of business for the business to the business.
समझ में आती है बात? Yes, sir. तो मतलब क्या हो गया, फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का मतलब क्या हो गया कि यह कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो, ये इनडायरेक्टली किसको हेल्प करेगी, बिजनेस को हेल्प करेगी, इनडायरेक्टली किसको हेल्प करेगी, बिजनेस को हेल्प करेगी, और उसके लिए यदि आपने कंसिडरेशन पे किया है तो वो किस में आ जाएगा, सेक्शन 7(1) के क्लॉज ए में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लॉज ए बी सी याद हुआ नहीं हुआ? ए बी सी 7(1) का क्लॉज ए बी सी, ए में कंसिडरेशन और इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज। समझ में आ रही है? सच एज क्या थे वो आपके, सेल, ट्रांसफर, एक्सचेंज, डिस्पोजल, made or agreed to be made for a consideration by a person in the course or furtherance of business. This is section 7(1) clause A. Clause B, importation of services for a consideration whether in the course or furtherance of business. समझ में आती है? whether हो या नहीं हो। Clause C, activity specified in schedule 1 without consideration. समझ में आ रही है बात? तो ये A B C याद हो गया, Yes, sir. 100% याद होगा। जीएसटी में तुमको पूरा याद करवा दूंगा, लेकिन मैं एक बार आपको पूरा याद हो जाएगा, लेकिन आपको आगे पूरा याद रखना। आज तक की स्ट्रेटेजी ऐसी है, जीएसटी एंड तक चलता है और जीएसटी के बड़ा खुल के बोलोगे। हाँ जी, कुछ बोला बेटा? हाँ जी, समझ में आई ये चीज? समझ में आया आपको? क्लियर है? सेक्शन 7(1) ए बी सी सारा कंठस्थ हुआ या नहीं हुआ? Yes, sir. क्लियर? हाँ जी, चलिए, आप उनसे कोई मतलब नहीं। हाँ जी, चलिए, ठीक है। अब ये नीचे देखिएगा, अभी बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, लीज रेंटल्स, ये मैं नहीं पढ़ा रहा क्योंकि यू नो दिस थिंग, ठीक है? Yes, sir. हाँ जी, लीज रेंटल्स भी होता है, डिस्पोजल्स का मतलब भी क्या है, ये सब हो गया। तो ये मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, ये मैं आपको प्रोवाइड करूंगा बेटा, आप उसको पढ़ लीजिएगा। समझ में आती है चीज? क्लियर? चलिए, हाँ देखिए 7(1) के क्लॉज ए पे कितनी सारी बातें हो सकती है। 7 एक एक क्लॉज पे, जीएसटी पे तबीयत से मेहनत करिए साहब, कितनी बातें हो सकती है। समझ में आया आपको? Yes, sir. हाँ जी, अब देखो, अब आया आपका 7(1) बी। अब आपका क्या आया, ये 7(1) बी याद है? अपने लिख तो लिया है अपन ने, अब उसका एनालिसिस करेंगे और उसे क्या करेंगे, एनालिसिस करेंगे। हाँ जी, समझ में आ रही है, बात आ रही है? अरे मेहनत करिए। हाँ जी, पढ़ बेटा, एक बार पढ़। The connotation of supply gets expanded significantly, though the second part of section 7, that is 7(1)(b), which brings within the ambit of supply the importation of services for a consideration whether or not in the course or furtherance of business. This is the only exception to the condition of supply being in course or furtherance of business. समझ में आती बात? ये सिर्फ एक ऐसी कंडीशन है जो कि एक्सेप्शंस इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस का, अगर आपका बिजनेस क्लियर नहीं है तो भी किसमें आएगा, सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा, उस पर जीएसटी लग जाएगा। ठीक है? हाँ जी, Import of service will be taxable in the hands of recipient. बात समझ में आती है? कौन टैक्स देगा? वो भैया आपने माइकल से इंपोर्ट किया है तो गवर्नमेंट माइकल के लिए तो जाएगी नहीं पीछे। आपने कहा सर्विस टैक्स दो भैया, जीएसटी दो, माइकल से लो। और क्या माइकल से? मेरे लपेटे में कौन है? तू है, माइकल है। हमें समझ में आ रही है बात? हाँ जी, चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। हाँ जी, मीनिंग ऑफ इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, चलिए आपको ये समझ में आता होगा, क्योंकि क्या होगा, सप्लाई ऑफ सर्विस कहाँ है आपका, आउटसाइड इंडिया, और रेसिपिएंट ऑफ सर्विस कहाँ होगा आपका, इनसाइड इंडिया। सिंपल सी बात है, तभी तो क्या होगा, वो इंपोर्टेशन होगा। समझ में आ गया? अब देखिए, अब यहाँ पे डिफरेंस बिटवीन
सप्लाई डिफरेंस बिटवीन, देखा समझ में आया? अगर मैं बात कहूँ आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? हाँ जी, देखिए कितनी आपके लिए मेहनत करी हुई है यहाँ पे। देखिए 7.1 में क्या है? अंडर दिस क्लॉज सप्लाई इज डिफाइंड फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ सप्लायर, और उसमें किसके फॉर द परसेप्शन ऑफ रिसिपिएंट, क्योंकि टैक्स उसमें कौन देगा? रिसिपिएंट देगा। इसको बोलते हैं रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। इसको क्या बोलते हैं? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। समझ में आ गया चीज? चलिए, और 7.1A में क्या डिस्कशन? 7.1A में क्या है? ओनली फॉर क्या आपका? बिजनेस यूज, ठीक है। लेकिन कम वक्त यहाँ क्या है आपका? बिजनेस भी हो सकता है और पर्सनल भी हो सकता है। इसका मतलब ये सिर्फ, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि सर ओनली पर्सनल यूज ना, बिजनेस में भी हो सकता है। समझ में आ गया? क्लियर है? अच्छा, अगर वो बिजनेस में होगा तो बताओ किस में जाएगा? फर्स्ट में जाएगा, सेकंड में जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा। समझ में आ रही बात? वो बिजनेस में होगा तो कहाँ चला जाएगा? फर्स्ट में चला जाएगा। ठीक है, तो 7.1 का क्लॉज बी, 7.1 का क्लॉज बी सिर्फ पर्सनल कोई सर्विसेज जो आप आउटसाइड इंडिया से ले रहे हैं, ठीक है, उसको यहाँ पे लेके आएगा। समझ में आती बात? हेयर कटर बाहर से आ रहा है, ऐसा हेयर कटिंग करने वाला बाहर से आता है, वो बाहर से आता है, उसका आने जाने का खर्चा वगैरह सब आप देते हैं, ठीक है। कोई कोई ऐसे भी नवाब साहब होते हैं जिनके ड्राई क्लीन बाहर से होके आ जाती है ना? तो हाँ हाँ जी, समझ में आती है चीज। चलिए साहब, ये सारी देखिए 7.1B पे है आपकी। हाँ जी, अब देखिए साहब, शेड्यूल 1 आ गया साहब। अब क्या हो गया? सप्लाई, सप्लाई की आप हम सेक्शन क्या पढ़ रहे हैं? 7.1 तो हो गया हमारा, उसका क्लॉज क्या अब? सी, सम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। ये सारी बातें पढ़ी कि भैया शेड्यूल 1 में जो कंडीशन दे रखी होगी, शेड्यूल 1 में, शेड्यूल 1 की बात कर रहे थे। शेड्यूल 1 में है क्या भला? हाँ जी, शेड्यूल 1 में क्या है? शेड्यूल 1 में सबसे पहला पॉइंट क्या है? देखिए शेड्यूल 1 के अंदर आपको टोटल केसेस दे रखे होंगे, 4 केसेस दे रखे हैं। टोटल केसेस क्या है आपके पास में? 4 केसेस हैं, कि उस केसेस के अंदर अगर वो सिचुएशन है और उस सिचुएशन में अगर आपने क्या किया है, विदाउट कंसिडरेशन भी ट्रांसफर किया है, तो भी उस पर क्या देना पड़ेगा? जीएसटी देना पड़ेगा। भाई बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? पहला पॉइंट क्या? हाँ, अरे अभी इसमें बी भी आएगा, 7.1.2 आएगा, 3 आएगा, अभी रुक क्या? मैं तो एक पेज पे सारा 10 पेज, एक एक क्लॉज पे 10 पेज भर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। हाँ जी, 7.1C, सम सप्लाई विदाउट कंसिडरेशन। समझ में आता है? पहला पॉइंट क्या है? सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। भले ही चल, इसके अंदर दो चीजें, परमानेंट ट्रांसफर ऑफ डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट और permanent transfer of disposal of the business asset where input tax credit has been availed on such transfer। बेटा क्या कहता है ये? सबसे पहले बात कहता है कि आप क्या करना है। देखिए शेड्यूल 1 की बात कर रहे हैं, अब शेड्यूल 1 हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, शेड्यूल 1 हमको लिखना पड़ेगा। एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के दो चैप्टर हो गए हैं, वो मेल कर दो। हाँ जी, सो मेरा शेड्यूल 1, अब मैं आता हूं अपने एक्सेल पे, मेरे शेड्यूल 1 पे। अब यहां मैं क्या लिखूंगा? अपना शेड्यूल 1 लिखूंगा कि शेड्यूल 1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं, शेड्यूल 1 के अंदर क्या क्या चीजें हैं। हाँ जी, तो फर्स्ट पॉइंट क्या है? सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड।
ठीक है, देखो इसको समझने के लिए थोड़ा और सिस्टम समझे। दो तरह के होते हैं, कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स। अब थोड़ा समझेंगे। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया, अब तो इसको समझने के लिए थोड़ी सी एक बात और मैं आपको समझाऊंगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया और बिजनेस स्टार्ट के लिए मैंने क्या किया, मशीनरी खरीदी और मशीनरी मैंने परचेज की, और वो मशीनरी जो मैंने परचेज की है वो मशीनरी मैंने 50 लाख की मशीनरी मैंने परचेज की है, और उस पर जीएसटी लगता है। जीएसटी 10% के हिसाब से जीएसटी लगा लेते हैं, तो उस पर जीएसटी मैंने कितना पे कर दिया, 5 लाख का जीएसटी मैंने पे कर दिया। समझ में आ गया? अच्छा, उसके बाद में मैंने क्या किया, रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किए, उसके बाद में मैंने कुछ रॉ मटेरियल वगैरह परचेज किए। रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, और वो रॉ मटेरियल जो परचेज किया उस पर मैंने क्या किया, उस पर मैंने बेटा 40 लाख का रॉ मटेरियल मैंने परचेज किया, और उस पर मैंने जीएसटी लगा दिया, 10%, और जीएसटी 10% कितना है, 4 लाख मैंने जीएसटी लगा दिया। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मैंने दो चीजों को इन किया है, कैपिटल गुड्स और नॉन कैपिटल गुड्स को मैंने इन किया है। समझ में आती बात? इसको मैं बोलता हूँ कैपिटल गुड्स और इसको मैं बोलता हूँ इनपुट। एक तरह से कैपिटल गुड्स और ये क्या है आपका इनपुट रॉ मटेरियल है, एक तरह से इनपुट गुड्स है। ठीक है, समझ में आया चीज, कैपिटल गुड्स और इनपुट गुड्स। अब इस पे भी आपने जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है? हाँ जी, इस पे भी आपने जीएसटी पे किया है। समझ में आ रही बात? इस पे आपने जीएसटी कितने का पे किया भैया? 5 लाख का पे किया। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। इस पे जीएसटी कितना पे किया? 4 लाख का पे किया। टोटल आपने जीएसटी गवर्नमेंट को कितना पे कर दिया है? 9 लाख का पे कर दिया है। तो इस तरह से ये टोटल इनपुट क्रेडिट है। ये क्या है आपकी टोटल इनपुट क्रेडिट। समझ में आती बात? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? और मान लो एक ही जीएसटी है, अब सी जीएसटी, इसमें सी कितना है, एस कितना, आई कितना, ये सब छोड़ दो, जीएसटी आई जीएसटी सब कुछ हमने बाहर से ही परचेज किया है। समझ में आ रही बात? सब कुछ हमने बाहर से ही परचेज किया है, तो इसमें क्या है आपका आई जीएसटी, सारा कुछ एक ही जीएसटी है, आई जीएसटी। समझ में आ रहा बाबू? हाँ जी। अब हमने क्या किया, अब हमने गुड्स को मैन्युफैक्चर किया और गुड्स प्रोड्यूस किया, हमने फाइनल प्रोडक्ट बनाया और मैंने फाइनल प्रोडक्ट को सेल किया। मैंने क्या, भैया जी इसमें ध्यान देना, कहाँ इधर तो देख रही है। हाँ, अब मैंने क्या किया, फाइनल प्रोडक्ट को सेल किया। नाउ मैंने फाइनल प्रोडक्ट को सेल किया है, तो फाइनल प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, 80 लाख में मैंने अपने फाइनल प्रोडक्ट को सेल किया। मेरी बात समझ में आ रही है? 80 लाख में मैंने अपने फाइनल प्रोडक्ट को क्या किया है, सेल किया है। उस पर जीएसटी कितना कलेक्ट करूंगा मैं? आउटपुट, ये मेरा क्या है, आउटपुट है या इनपुट है? आउटपुट है। ये मेरा क्या है, आउटपुट है। जीएसटी में लूंगा आपका 10% का, मैं आपका जीएसटी लूंगा, और वो मैं कितना लूंगा बेटा, 8 लाख का जीएसटी में कलेक्ट कर लूंगा। ठीक है, चलिए अब इसको मैं अगर कहता हूं मैंने 100 लाख में बेचा, तो जीएसटी कितना हो जाएगा भैया? 10 लाख। बात समझ में आती कि नहीं आती? सो दिस इज माय इनपुट जीएसटी और आउटपुट जीएसटी। आउटपुट जीएसटी। So now I need to pay output GST और input GST. Output minus input. Credit use करेगा कि नहीं करेगा? चमा, हाँ जी, समझ में आ रही बात? अब देखें तो कैसे टैक्स पेबल कितना करना पड़ेगा हमको, किस तरह से हम टैक्स पेबल करेंगे। What do you mean by टैक्स पेबल की बात करता हूं, तो मेरा आउटपुट टैक्स पेबल, हाँ जी, आउटपुट टैक्स पेबल कितना है भैया? 10 लाख। 10 लाख है ना, लेस आईटीसी इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब आईटीसी जी, सी का मतलब कैपिटल गुड्स कितना है भैया आपका? 5 लाख, तो माइनस का 5 लाख। अरे गलती होगी सर। हाँ जी, समझ में आया चीज? ओके, उसके बाद में और एलटीसी किस पे जाएगा आपका? आईटीसी किस पे जाएगा भैया? ऑन इनपुट गुड्स, रॉ मटेरियल जो था आपके पास में। हाँ, रॉ मटेरियल था। हाँ जी, कितना था उसमें? 4 लाख का।
आया समझ में आया? तो कुल मिला के आपने 9 लाख का इनपुट टैक्स क्रेडिट यूज कर लिया। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? और अब आपको नेट पेमेंट कितना करना पड़ेगा? आता समझ में आता है कि नहीं आता है? सर बिल्कुल समझ में आता है सर, बिल्कुल बिल्कुल समझ में आता है। आता है कि नहीं आता? देखिए साहब, इससे आपको एक चीज और कनेक्ट, एक चीज समझ में आ गई कि आईटीसी की क्रेडिट का यूटिलाइजेशन का कनेक्टिविटी नहीं है आउटपुट से। समझ में आ रही है बात? आपने मशीन पे टैक्स पे किया, आपने मशीन पे टैक्स पे किया, उसकी क्रेडिट आपने फाइनल प्रोडक्ट के अगेंस्ट में ले ली। समझ में आ रही कि नहीं आ रही है भैया जी? समझ में आया कि नहीं आया? तो आईटी यहाँ पे बहुत बड़ा बेनिफिट दिया गया कि 1 to 1 का कोरिलेशन जरूरी नहीं है। समझ में आ रही है? अगर आपने कैपिटल गुड्स पे, अगर आपने मशीनरी पे, अगर आपने फर्नीचर फिक्सर्स मशीनरी पे भी यदि आपने कुछ आईटीसी पे किया है, आपने जीएसटी पे किया है, तो आप उसका क्रेडिट अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट में ले सकते हो। कब कितना ले सकते हो ये भी हम पढ़ेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। समझ में आ रही है बात? अब इस मशीनरी को मैंने क्या किया, अब क्या हुआ, अब इतना क्यों समझाया? 4 साल के बाद में क्या हुआ, ये मशीनरी अब मेरे काम की नहीं रही, ये मशीनरी अब मेरे काम की नहीं रही। मैंने 4 साल में अपना बिजनेस को डेवलप कर लिया, अब मैं ऑटोमेटेड मशीन लेके आ रहा हूँ, मैं ऑटोमेटेड मशीन लेके आ रहा हूँ, और इस मशीन की वैल्यू, मार्केट वैल्यू मान लेते जो भी मार्केट वैल्यू है, 1 लाख रुपए इस मशीन की मार्केट वैल्यू रही है। अब क्या हुआ कि अब ये मैं इस मशीन को सेल आउट कर रहा हूँ। अभिमन्यु आया मेरे पास में, सर सर सर, मैंने कहा बोल सर, इस ये मशीन मैं ले जाऊं क्या? मैंने कहा ले जाइए मशीन। सर पैसे तो नहीं है। मैंने कहा हाँ सर पैसे तो नहीं है, पर मैं बिजनेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, हो सकता है आने वाले टाइम में मैं आपको दे दूं, अभी तो नहीं है मेरा पैसा, अभी तो नहीं है, हो सकता है दूं भी नहीं, मतलब इस तरह से उसने। मैंने कहा चल यार, क्या तू भी याद रखेगा, ले जाइए मशीन। नाउ अब मैंने क्या किया, नाउ दिस मशीन has been given to Abhimanyu without समझ में आ रही बात? अब साहब बताइए, क्लॉज ए की बात करते हैं। आइए, सेक्शन 7(1) क्लॉज ए, क्या ये सप्लाई में आएगा? क्या बिजनेस में? हाँ सब ठीक है, सब कुछ ठीक है, सप्लाई क्या ये सब कुछ ठीक है, लेकिन क्या कंसिडरेशन नहीं है, 1 में आएगा नहीं, बी में हाँ, सेक्शन 7(1) के ए में नहीं आएगा, बी में क्या कहता है वो? इंपोर्ट, सिर्फ इंपोर्टेशन की बात करता है, और वो भी इसमें भी नहीं आएगा। सी में विदाउट, अब हमें क्या देखना पड़ेगा? सी में भी शेड्यूल 1 में देखना पड़ेगा, जो शेड्यूल 1 में बातें लिखी है वो ही बातें आएगी। तो शेड्यूल 1 के पहली लाइन में लिखा हुआ है कि भैया सेल ऑफ बिजनेस एसेट, समझ में आ गया, ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। मैंने सेल कर दिया लेकिन विदाउट कंसिडरेशन। समझ में आ गया? चल ले जा, तू भी ले जा, क्या याद रखेगा? समझ में आ रही नहीं आ रही है बात? सो ये क्या होगा, तो अब ये जो बिजनेस एसेट है आपकी, ये जो बिजनेस मशीनरी पे क्या मैंने आईटीसी लिया था? क्या आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट? यस, मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना, उसको यूज किया है मैंने, तो फिर क्या होगा? समझ में आ रही है बात? ये अब क्या आ जाएगा? सप्लाई में आ जाएगा। क्लियर? अब मैं दूसरा एग्जांपल लेता हूँ। जीएसटी तो 2017 में आया, ठीक है, कोई एसेट्स मैंने ली हुई बहुत पुरानी ली हुई है, 2012 में ली, उसमें जीएसटी था ही नहीं, ठीक है। अब वही सेम चीज, अब मैं ये फ्री में इसको दे रहा हूं, बताइए ए में आएगा क्या? ए तो कंसिडरेशन है, इतना सोचना ही नहीं। बी में इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, सी में भी नहीं, अभी तक तो नहीं आएगा भैया। ये क्या कह रहा है? सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड, आएगा ही नहीं। समझ में आ रही है? अभी तक आइडिया नहीं, अभी तक तो नहीं आएगा। ओहो, चलिए साहब, इस पॉइंट को यहीं डिस्कस कर, हम यहीं पे फिनिश करते हैं, यहीं पे फिनिश किया, यहीं पे स्टॉप करते हैं। कल मैं 7:30 बजे क्लास लूंगा आपकी, और कल मुझे सप्लाई जो है थोड़ा डिस्कस करके इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। तो आवर क्लास विल बी स्टार्ट एट 7:15 पे अपनी क्लास स्टार्ट होगी,
और 7:15 से आपकी क्लास कल का टाइमिंग जो रहेगा 7:15 टू 9:30, 7:15 टू 9:30, 7:15 से 8:15, 9:15 और करीबन 2.25 घंटे की हमारी कल की टैक्सी क्लास रहेगी। बी रेडी फॉर दैट। तो इसमें सप्लाई को हमको यहाँ पे बीच में 10-5 मिनट का ब्रेक दे देंगे, अपन 5-7 मिनट का ब्रेक दे देंगे, लेकिन हमारा क्लास कल का शेड्यूल ही रहेगा, ठीक है? बिकॉज सप्लाई इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा आपको? हाँ जी, चलिए एक बार कंक्लूड कर देते हैं। 7(1)(a) क्या कहता है भैया? एनी सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ, ठीक है? कि अब किस में होगा भैया वो? अब उसमें क्या था आपका? सेल। बोलो बोलो, मैं चलो मैं आपको स्क्रीन दिखा देता हूँ, बोलो। हाँ जी, लीज, डिस्पोजल, मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर ए कंसिडरेशन बाय ए पर्सन इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। बी, importation of services for a consideration, whether or not in the course of furtherance of business. C, schedule 1. समझ में आया? उसमें पहला पॉइंट सेल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन। बस मैंने इतना सा पढ़ाया था, इतना सा पढ़ाया था। अब बताओ, ये 4 लाइनें दिमाग में नहीं छाप सकते? ठीक है, छप जानी चाहिए तुम्हारी ये जीएसटी पूरी छप जानी चाहिए सारी दिमाग में। कल हमने जो डेफिनेशन पढ़ी थी, आई देखें कल, याद है या नहीं? सेक्शन 252 गुड्स इंक्लूड्स, अरे एनी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी but excludes money and security, or includes actionable claims, growing crops, देखेगा रे, growing crops attached to the land। समझ? हाँ जी, चलिए, गुड्स हो गया। उसके बाद में हमने सेक्शन कौन सा देखा था? सेक्शन 210(1)(2) सर्विसेज, एनीथिंग अदर देन गुड्स, बट अदर देन उसमें क्या? मनी नहीं आएगा। यूज ऑफ मनी और हाँ जी। कन्वर्जन ऑफ मनी। उसके बाद में हमने सेक्शन 2 सब सेक्शन 17, हाय 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 उसमें 9 पॉइंट। हाँ वो तो ठीक है, वो तो फर्स्ट पॉइंट का पॉइंट था, उसके बाद के जो 9 पॉइंट थे भैया। और उसके बाद में आज हमने क्या पढ़ा है? ये सेक्शन 7(1) और उसमें 7(1) का ABC और एक कंसीडरेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी। कंसीडरेशन, एक कंसीडरेशन के दो क्लॉज कौन सा? एक तो पेमेंट वाला और एक मॉनेटरी वैल्यू ऑफ एनी एक्ट। तू मेरी ना क्लास नहीं है, वो समझ में आना है? समझ में आया चीज? चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द जीएसटी। होप यू अंडरस्टूड, आपको चीज समझ में आई होगी। मिलते हैं कल की क्लास में। नेक्स्ट क्लास में शुरू करता हूँ अभी यहाँ पे नेक्स्ट 15 मिनट्स में। चलिए, What do you mean?